अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 साउंड, आज का हमारा टॉपिक है 11.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड? साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्क्राइब लो। आपको पता है कि जैसे आप डिफरेंट चीज़ों की साउंड सुनते रहते हैं, आपको पता है कि ये परिंदे की आवाज़ है, ये ग्लास गिरने की आवाज़ है। इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो साउंड्स होती हैं उनको जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो वो डिपेंड करती हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर। साउंड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 इज़ द लाउडनेस, नंबर 2 पिच, नंबर 3 क्वालिटी एंड नंबर 4 इंटेंसिटी। नाउ वी विल डिस्क्राइब दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड की हमारे पास है दैट इज नोन एज लाउडनेस। व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे आप ऊंची और मध्यम आवाज में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज लाउडनेस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आपस में बात करते हैं फ्रेंड्स के साथ तो डेफिनेटली आपकी जो वॉइस होती है वो लो होती है, लेकिन वही अगर आपको किसी क्लासरूम से या पब्लिक से एड्रेस करना पड़ जाए, बात करनी पड़ जाए, तो आपकी वॉइस क्या हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि ये वॉइस की क्या करेक्टर, ये हमारे पास जो साउंड की करेक्टरिस्टिक है दैट करेक्टरिस्टिक इज नोन एज लाउडनेस। अब जो लाउडनेस ये हम पढ़ेंगे, साउंड की जो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं लाउडनेस, अब लाउडनेस भी फर्दर अपने कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, मोस्टली आप बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो आप उसमें लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और ये सारा इंक्लूड कर देते हैं। बट याद रखें, साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनमें से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस है और लाउडनेस के अपने कुछ फैक्टर्स हैं। अब मैं वन बाय वन लाउडनेस के फैक्टर्स को डिस्क्राइब करूंगी। लाउडनेस के 3 फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके साथ में लाउडनेस में एक और फैक्टर भी है। 3 तो आपकी बुक में पहले मेंशन कर दिए गए हैं हेडिंग्स के साथ। लाउडनेस का पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस का दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एंड लाउडनेस का तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। एक और फैक्टर भी है लाउडनेस का, वो है सेंसिटिविटी ऑफ द योर ईयर। वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं कि लाउडनेस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला लाउडनेस का जो फैक्टर था है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, आपको पता है ना कि बॉडी के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो कोई भी बॉडी जिसकी सरफेस वाइब्रेट कर रही हो, अगर उसके वाइब्रेट करने वाली बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो डेफिनेटली साउंड भी क्या होगी? लाउड ज़्यादा होगी। और अगर वाइब्रेट करते हुए बॉडी का एम्पलीट्यूड कम है तो उस बॉडी की साउंड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रम के ऊपर जोर से स्ट्राइक करते हैं तो ड्रम साउंड ज़्यादा देता है। अगर आप उसके ऊपर आराम से स्ट्राइक करते हैं तो ड्रम की साउंड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके साथ इसका फिगर, ये ग्राफ करना भी ज़रूरी है। देखें ग्राफ, देखें लार्ज एम्पलीट्यूड और स्मॉल एम्पलीट्यूड का, यानी कि अगर आप एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। उसमें देखें ये ज़्यादा ऐसे ऊंचा करके बन रहा है। और अगर आप आराम से स्ट्राइक करेंगे, सरफेस आहिस्ता आहिस्ता कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड का जो ग्राफ आएगा ये भी इस तरह कम आएगा और साउंड भी क्या होगी? कम होगी। लाउडनेस का दूसरा फैक्टर है, लाउडनेस और किस चीज़ पे डिपेंड करती है? जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके एरिया पे डिपेंड करती है। अगर जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट करने वाले बॉडी का एरिया ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। और अगर वाइब्रेट करने वाली बॉडी का एरिया कम है तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? कम होगी। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे समझ आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक ढोल और ढोलकी होती है। ढोल की आवाज़ क्यों ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ढोल की? क्योंकि ढोल का जो वाइब्रेटिंग एरिया होता है वो ज़्यादा होता है और ढोलकी का वाइब्रेटिंग एरिया कम होता है। इस वजह से ढोल की आवाज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ढोलकी। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस होती है और लाउडनेस डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। उनमें से एक फैक्टर है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज़्यादा होगा, लाउडनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एरिया कम होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर लाउडनेस का क्या है? लाउडनेस और किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है और उसका डिस्टेंस लिसनर से ज़्यादा है तो क्या होगा? आपको डेफिनेटली आवाज़ कम सुनाई देगी। जैसे हॉल में आप बैठे होते हैं, आपकी टीचर आपसे बात कर रही है, जो बच्चे करीब होते हैं उनको आवाज़ आ रही होती है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल हॉल की एंड रोज पे बैठे होते हैं उनको आवाज़ नहीं आती। तो ये क्या डिपेंड करता है कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर वहाँ से उसका लिसनर से डिस्टेंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको आवाज़ भी क्या होगी? कम सुनाई देगी। और अगर डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी का लिसनर से कम है
तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये 3 फैक्टर तो हमें पता चल गए लाउडनेस के, कि लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें एक आपने पढ़ा था एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, सेकंड इज द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, थर्ड वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। बट एक और फैक्टर भी है जिसपे लाउडनेस डिपेंड करती है, दैट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर ऑफ द लिसनर। लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर ऑफ द लिसनर। तो ये आपके पास लाउडनेस का 4th फैक्टर है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं उनके कान बहुत तेज होते हैं, वो बहुत हल्की सी आवाज को भी सुन लेते हैं, और एज कम्पेयर टू दैट पीपल कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको वो आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। तो ये ईयर्स के फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो हमारे लाउडनेस के फैक्टर हो गए थे। हमारा टॉपिक चल रहा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हम साउंड्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। साउंड की 4 करेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहले लाउडनेस, हमने लाउडनेस को डिफाइन किया और लाउडनेस के फैक्टर्स पढ़ लिए। साउंड की सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास पिच। व्हाट इज पिच? Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between a shrill and a grave sound. साउंड की वो करेक्टरिस्टिक जिसकी बेस में आप मोटी और बारीक आवाज में फर्क कर सकें, दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड इज नोन एज पिच। पिच के लिए आपके पास ये ग्राफ भी है, आपने जब ये लिखें तो ये ग्राफ भी आपने डिस्क्राइब करना है। अच्छा, पिच जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जिस तरह आपने पढ़ा पीछे लाउडनेस भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी, इसी तरह पिच किस चीज़ पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी, कम होगी। जैसे बच्चों और औरतों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी साउंड की पिच भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी मेन साउंड। के मेन की साउंड की पिच क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए बच्चों और औरतों की साउंड जो होती है वो ज़्यादा श्रिल होती है एज कम्पेयर टू दी मेन की साउंड ग्रेव होती है। तो ये पिच और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी है। लो फ्रीक्वेंसी पे पिच भी आपकी क्या बनती है, लो बनती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी आपकी क्या बनेगी, हाई बनेगी। जब पिच हाई बनेगी इसका मतलब वो आवाज़ उतनी ही ज़्यादा ऊंची और बारीक होगी, तेज़ होगी। ये तो साउंड की होगी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है क्वालिटी। साउंड किन किन कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड कर रही है, लाउडनेस पे डिपेंड कर रही थी एक कैरेक्टरिस्टिक। साउंड की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी पिच, और साउंड की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी। क्वालिटी क्या चीज है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। आपके पास ऐसी साउंड्स हों, उन साउंड्स की लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो, ठीक है। लाउडनेस और पिच सेम हो और फिर भी आप उन साउंड्स में डिस्टिंग्विश कर सकें, जिस बेस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकें उन दोनों साउंड में, दैट इज नोन एज क्वालिटी। कि दोनों साउंड्स थी, उनकी पिच भी सेम थी, उनकी लाउडनेस भी सेम थी, फिर भी आपको वो पता चल सका कि ये दो डिफरेंट साउंड है, दैट क्वालिटी, दैट इज नोन एज क्वालिटी ऑफ द साउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में होते हैं, आप क्लास के अंदर बैठे बात कर रहे हैं और बाहर कोई और बोल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये फलां की आवाज़ है। इसी तरह अगर आप क्लास से बाहर हैं और क्लास में पियानो या फ्लूट के नोट्स बजाए जा रहे हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये फ्लूट है, ये पियानो। इवन कि उनकी जो पिच थी और लाउडनेस थी वो दोनों सेम थी। ये इनका भी ग्राफ है। ये ट्यूनिंग फोर्क की वेव फॉर्म दिखाई गई है, फ्लूट की वेव फॉर्म दिखाई गई है, और ये क्लैरिनेट की वेव फॉर्म दिखाई गई है। ट्यूनिंग फोर्क भी आपको पता है क्या चीज़ है, फ्लूट मीन बांसुरी, और क्लैरिनेट ये भी बांसुरी का शक्ल का होता है, जैसे बाजा या जिसको शजरा कहा जाता है। इन तीनों की जो वेव फॉर्म ड्रॉ की गई है, इन तीनों की लाउडनेस भी सेम थी और पिच भी सेम थी, ठीक है। इन तीनों साउंड्स की, ट्यूनिंग फोर्क की साउंड की, फ्लूट की साउंड की और क्लैरिनेट की साउंड की, तीनों की लाउडनेस भी सेम रखी गई और तीनों की पिच भी सेम रखी गई। बट उसके बावजूद तीनों की वेव फॉर्म आप देखें तो चेंज आ रही है। तो तीनों की लाउडनेस और पिच सेम रखने के बावजूद वेव फॉर्म चेंज आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो इनमें डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। सो दिस, इसका मतलब है कि क्वालिटी इज डिफरेंट एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। तो क्वालिटी डिफरेंट होने की वजह से आपको पता चल गया कि ये फ्लूट की साउंड है, ये फ्रीक्वेंसी की है और ये क्लैरिनेट की है। साउंड की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, जिसे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी, ठीक है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि साउंड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? द साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर।
आपको पता है ना कि जब किसी बॉडी में से साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो साउंड वेव्स की शक्ल में ट्रैवल कर रही होती है, और जब साउंड वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है तो वो एनर्जी भी ट्रांसफर करती है टू द लिसनर। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। अब यहाँ पे ये जैसे हमने हर एक पीछे पढ़ा कि हर फैक्टर किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, इसी तरह इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। इंटेंसिटी जो है वो साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। Sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of sound. Intensity of sound की क्या डेफिनेशन है कि आपके पास साउंड एनर्जी आपने पास करनी है किसी एरिया में से, यूनिट एरिया लेना है, लेकिन वो आपने यूनिट एरिया इस तरह लेना है कि साउंड एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हो वो यूनिट एरिया उस प्रोपोगेशन डायरेक्शन के आपने परपेंडिकुलर वो यूनिट एरिया रखना है। और वो जो आपने यूनिट एरिया परपेंडिकुलर रख रहा है उसमें से पर सेकंड में से जितनी साउंड एनर्जी पास करेगी दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड समझ आया आपको कि आपने क्या करना है, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। नोट तो आपने ये करना है कि यूनिट एरिया में से पर सेकंड में से कितनी साउंड एनर्जी पास कर रही है, जितनी यूनिट एरिया में से पर सेकंड में यूनिट एनर्जी साउंड एनर्जी पास करेगी दैट इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बट वन थिंग कि आपने उस यूनिट एरिया को किस तरह लेना है, यूनिट एरिया को आपने परपेंडिकुलर लेना है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर साउंड वेव आपकी इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो आपने एरिया ऐसे इसके डायरेक्शन के क्या लेना है, आपने परपेंडिकुलर लेना है। साउंड वेव की प्रोपोगेशन के आपने यूनिट एरिया क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, और उस यूनिट एरिया में से जो परपेंडिकुलर है उसमें से पर सेकंड में से जितनी साउंड एनर्जी पास करेगी दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। आपने इसकी यूनिट अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये इसकी यूनिट मोस्टली एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आती है। तो साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट क्या है, वॉट पर स्क्वायर मीटर, WM-2।